हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा लास्ट वीडियो तो आपने देखा ही होगा जिसमें मैंने बताया था कि फिजिक्स की प्रिपरेशन हम कैसे करें जिससे कि हम कम एफर्ट्स के अंदर हाई स्कोर कर सकें, एंड कौन सी बुक पढ़े जिससे कि एक बुक से ही हमारा काम हो जाए और हम अच्छा स्कोर कर सकें। एंड बायो और केमिस्ट्री के लिए मैंने मॉड्यूल्स बताए थे, और अब मैं उस वीडियो में ये भी बताया था कि रिवाइज कैसे करना है। और आज का वीडियो इस चीज़ पे होने वाला है कि आपने अच्छी प्रिपरेशन किया, आपने प्रॉपर पढ़ लिया, लेकिन मेन जब हमारा टारगेट होता है कि हमारे टेस्टों में हाई मार्क्स आए, तो हम पेपर कैसे अटेम्प्ट करें जिससे कि हमारा अच्छा स्कोर है। जब प्रैक्टिस हम माइनर टेस्ट जो हमारे कोचिंग वगैरह में लगते हैं उससे ही हम प्रिपरेशन करेंगे, तभी नीट में हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि एकदम से हम वो तो नहीं कर सकते ना कि एकदम से जाके नीट के पेपर में कि अच्छा ये प्लान है हम ये अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं होता। वह फर्स्ट डे से आपको टेस्ट माइनर टेस्ट लगते हैं, उनसे आपको प्रिपरेशन का जो फाइनल टच देना है वो माइनर टेस्ट से ही देना है आपको। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना जो पेपर है वो कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे पेपर एनालिसिस करना है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आज इस वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ बताऊंगी। और काफ़ी बच्चों ने जो मेरे पुराने वीडियोस देखे थे तो उन लोगों ने कहा है कि दीदी बहुत अच्छा रहा है, ये समझ में भी आ रहा है। तो गाइस यदि आपने वो नहीं देखे तो देखिए, जिससे कि आप भी अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो को इम्प्रूव कर सके और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज कर सके। तो गाइस उसमें था कि हमें फिजिक्स कैसे पढ़नी है। अब ठीक है, आपने फिजिक्स पढ़ ली, आप जब टेस्ट देने जा रहे हो तो आपको फिजिक्स कैसे करनी है, बायो कैसे करनी है और केमिस्ट्री कैसे करनी है, जिससे कि आप कम टाइम में 3 घंटे से आप हमारा टारगेट होना चाहिए कि 2 घंटे और 40 मिनट में आप पूरा पेपर कर लो। 20 मिनट आपके एक्स्ट्रा होनी चाहिए, क्योंकि जब नीट का एग्ज़ाम रहता है तो वो साइन वाइन करवाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो गाइस और उस टाइम पे क्या है, बच्चा का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता तो पैनिक हो जाता है और अपना पेपर ख़राब कर देता है। तो आपको ये नहीं करना है, 20 मिनट तो आपको एक्स्ट्रा लेके ही चलना है। तो इसी टाइम अभी से आपको 20 मिनट बचा के रखोगे ना, तब जाके नीट में वो प्रॉपर आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। कई काफ़ी बच्चों के ऐसा होता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं करने के चक्कर में पेपर छोड़ देते हैं। तो करना क्या, सबसे पहले आप जब पेपर देने जाओ तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो कि मेरे मार्क्स अच्छे ही आने चाहिए। बी पॉजिटिव, कुछ नहीं सोचना। आपने मेहनत की है 15 दिन 21 दिन, कितने भी दिन से आपका माइनर टेस्ट लग रहा है, तो आप उस पर कॉन्फिडेंस रहो कि हाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालने, ये तो मैंने आपको बताया था। बहुत जो नहीं देखा तो आप जाके देख लो आपको कैसे पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। फिर आप जब टेस्ट देने जाओ तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाना, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके जाना। फिर जैसे आप टेस्ट दें, सबसे पहले सबका ज़्यादातर का प्लान यही होता है कि फिजिक्स बच्चे ज़्यादा जो करते हैं ना वो पागलपंती एक तरीके। सबसे पहले आपको करना है बायो। सबसे पहले बायो करना है, क्योंकि बायो कम टाइम में हम अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे क्या है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो बायो का हमारा टारगेट होना चाहिए कि सबसे पहले हम बायो कंप्लीट कर लें। जब तक आपकी बायो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आप 30-40 मिनट में बायो कंप्लीट करना है आपका। ये टारगेट होना चाहिए कि हाँ जल्दी से जल्दी बायोटेम कर लूँ मैं। और बायोटेम जब आप करो फर्स्ट टाइम, तो आप ऐसे नहीं कि पूरे 90 के 90 क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दो, नहीं। आप भी अपनी स्पीड बनाइए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि देखने में टिक हो रहा है वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके 70 के आसपास आपके फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद आपको जाना है केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री को फर्स्ट अटेम्प्ट दीजिए, जितने ज़्यादा ऐसे कि 30-35 के आसपास आपके क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएंगे। जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे चीज़ लग रहा है कि ज़्यादा कैलकुलेशन है तो उसको थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। तो आपके 30-35 के क्वेश्चन के आसपास आपको ये हो जाएगा। केमिस्ट्री कर ली, फिर करनी है फिजिक्स। फिजिक्स में वो इजी इजी क्वेश्चन करने हैं जो ऐसे लग रहा है कि देखते ही फॉर्मूला बेस्ड है, देखते ही हो जाएगा हमसे, ठीक है। वो क्वेश्चन आप कर लीजिए, मतलब अपने पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट दे दीजिए एक बार से। आप फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे 1.5 घंटे के आसपास में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे दोगे। उसके बाद हो सके तो आप अपनी उन क्वेश्चनों की ओमार भर लीजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों के ओमार छूटने के डर रहता है। तो आप ओमार भर लीजिए। ओमार ऐसे 7-8 मिनट में आप अपनी ओमार फिल कर लोगे, मतलब 1 घंटा और 1.5 घंटे के आसपास। तो 1 घंटे 40 मिनट में आप फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट कर लोगे। फिर वापस दोबारा से बायो को सेकंड अटेम्प्ट दीजिए, जिसमें आपने जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे वो कर लीजिए। और फिर केमिस्ट्री को सेकंड अटेम्प्ट दीजिए एंड फिर फिजिक्स को सेकंड अटेम्प्ट दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपको डर नहीं रहेगा कि और मेरे तो क्वेश्चन छूट तो नहीं रहे हैं, मेरी उम्र छूट जाएगी, ये टेंशन नहीं रहेगी। तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको सेकेंड अटेम्प्ट में फिर पेपर करना है, मतलब एक आप जब पेपर दे रहे हो तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आधे से ज़्यादा मतलब 70% पेपर करना है। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में आपको जो 20% इसमें जो भी बचा आपका
वो अटेम्प्ट करना है। और जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आप माइनस मार्किंग छोड़ सकते हो। यदि आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि भाई 50-50 चांस है, तो उसको कर दीजिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। जब आप आगे के पेपर सोल्व करोगे तो फिर याद रहेगा कि ये मैंने गलत किया था, अब आगे से मुझे कभी गलत नहीं करना है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर आ गए हम घर पे, पेपर दे के आ गए, पेपर अच्छा हुआ, जैसा भी हुआ। पेपर का प्लान जैसे मैंने ऐसे ही मैं फॉलो करती थी, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे ही करते हैं कि फर्स्ट टाइम में पूरा पेपर नहीं करते हैं, अपने पेपर को 2 अटेम्प्ट देते हैं, जिससे टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। एंड उसके बाद जब आप घर पे आ जाओ अपनी ओमार, उसी दिन आपको पेपर सोल्व करना है। जो आप करके आए हो पेपर एनालिसिस उसी दिन करना है, नेक्स्ट डे पे नहीं छोड़ना है कि हम नेक्स्ट डे पेपर एनालिसिस करेंगे। यदि आपको आज टेस्ट दिया है तो आपको 100% पता है कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, इस क्वेश्चन में मुझे क्या नहीं आया था, जब ये क्वेश्चन मैं कर रहा था तो मेरी क्या अप्रोच रही थी। तो आप उसी दिन आपका पेपर एनालिसिस करना है। यदि आपके मान लो सपोज बायो में 2 चैप्टर आए थे, आप बिल्कुल खोल लीजिए, आंसर चेक कर लीजिए कि अच्छा ये गलत है, ये सही है। सही है उनको एक बार पढ़ लीजिए, और जो गलत है उनको देखो कि अच्छा ये गलत है, तो उसके देखो कि जो एनसीईआरटी में ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, एनसीईआरटी कौन से पैराग्राफ में ये चीज़ लिखी हुई है जो मेरा गलत हुआ। आप उस पैराग्राफ को पढ़िए, अच्छे से समझिए, क्योंकि आपका ये पैराग्राफ वीक है तभी आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। नेक्स्ट टेस्ट में आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब जब भी आपका इस चैप्टर का दोबारा टेस्ट हो तब ये नहीं आना चाहिए कि गलत हो आपका इस पैराग्राफ से क्वेश्चन। तो आपको उसी टाइम पढ़ना है और हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना है कि अच्छा ये मेरा गलत हुआ। जब भी आप फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको याद आएगा कि अच्छा ये मेरा गलत हुआ है, अब मुझे ये गलत नहीं करना है कभी भी। तो बायो का यही सीन रहना चाहिए। और जैसे अपने मान लो आपके बायो में 10-15 जितने भी आपके क्वेश्चन गलत हुए थे, 7-8 जितने भी आपके गलत हुए, उन सारे क्वेश्चनों के साथ यही करना है, जिससे कि आपका जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो उनसे तो सही हो ही गया ना क्वेश्चन। जो जो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे उनसे तो क्वेश्चन सही हो गए, और जो वीक थे वो पेपर देने के बाद आपको पता चल गया कि ये मेरे वीक है, और उसके बाद आप जब पेपर एनालिसिस किया आपने वो भी स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो एक तरीके से आपका पूरा टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और उसी के बाद जब नेक्स्ट डे आप कोचिंग में जाओगे या ऑनलाइन क्लास लोगे तो आपको वो चैप्टर में कॉन्फिडेंस बनाए, यहाँ ये चैप्टर तो मेरा कंप्लीट हो चुका है अच्छी तरीके से। और आपको केमिस्ट्री का पेपर एनालिसिस कैसे करना है, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है कहाँ से, ठीक है, जो चेक कर लिया जो सही है वो तो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया तभी तो सही। और ऐसे नहीं कि कोई तुक्के से सही हो गया और उसको सोल्व नहीं करें, उसको भी फिर पूरा दोबारा से सोल्व करना है। एंड उसके बाद ये सीन है कि आपको ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन आया है वो कौन से कॉन्सेप्ट से है, कौन से मतलब टाइप का क्वेश्चन है, नोट्स में सर ने कहाँ पढ़ाया है, और ये पढ़ाया तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा गलत क्यों हुआ है। समझ में आ गया तो ठीक है, यदि नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है बाहर से आए, तो 100% वो एनसीईआरटी में ही होगा। कोई थ्योरी का क्वेश्चन आया 100% वो एनसीईआरटी में, आप एनसीईआरटी को पढ़िए, समझिए कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आया, उसको हाईलाइट कीजिए कि ये मेरा गलत हुआ था, अब लाइफ में ये कभी गलत नहीं होगा केमिस्ट्री का। और उसी दिन जो टॉपिक हुआ है फिर आप जब पेपर एनालिसिस कर रहे हो उसी टाइम पे आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने केमिस्ट्री के जो टॉपिक था उसके, क्योंकि इस टाइम पे आपको वो टॉपिक 100% आ रहा है, कि जो आपको पहले से आता था वो समझ में आ गया था, तो वो तो सही था ही, जो आप गलती करके आए वो चीज़ भी अब समझ में आ गई, मतलब आपका टॉपिक एक तरीके से 100% कवर है। उस टाइम पे आप 1-1.5 पेज के अंदर उसकी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए रिवाइज करने के लिए, जिससे क्या होगा कि आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। एंड अब करते हैं बात फिजिक्स की। फिजिक्स का सीधा सा सिंपल है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों की दिक्कत भी आती है फिजिक्स में, इतने 30-32 इतने के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, कई तो कई इतने सही करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और स्टार्टिंग में कोई बात नहीं, यदि आपके गलत हो रहे खुद पे विश्वास रखिए कि मैं कर लूँगा, कभी भी डिमोटिवेट मत होना कि टेस्ट में नंबर नहीं आए, तो ये उम्मीद के साथ करना कि अच्छा कोई बात नहीं इसमें नहीं आए नेक्स्ट में आएंगे, और 100% देना है अपना। आपके जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको कवर करना है इस तरीके से कि आप टेस्ट दे के आए, अच्छा ये आपके जो क्वेश्चन कर लिए वो ठीक है, फिर जो गलत हैं उनको उसी टाइम पे बिना सॉल्यूशन वगैरह दिखे हुए आपको दोबारा सोल्व करना है। कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि एग्जाम में गलत कर आते हैं लेकिन वो बाद में सही हो जाता है, तो उसको समझना है कि आगे से गलत नहीं करना। एक बात, जो आपको समझ बिल्कुल ही नहीं आया तो आप अपने नोट्स उठाइए, जो इसमें आपने थ्योरी लिखी थी, कौन से फॉर्मूले वगैरह लिखे थे, उसको देखिए कि उनमें क्वेश्चन इस टाइप के डाटा वगैरह दिए हुए हैं, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। फिर भी समझ नहीं आ रहा, फिर आप उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, नहीं आया कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन अच्छा ये सीन है,
फिर जो फॉर्मूला बेस है, जिस डेरिवेशन से वो आया था और वो क्वेश्चन सोल्व हो रहा था, उसको देखिए कि हाँ ये यहाँ से आया हुआ है, और उसकी फिर थ्योरी पढ़िए। आपको देखना वो थ्योरी समझ में आ जाएगी कि अच्छा वो इस टाइप की थ्योरी के ये क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। वो करना है, फिर उसको जो फॉर्मूला वगैरह उसको अच्छे से याद कर लेना है और पेपर अच्छे से इस तरीके से पूरा पेपर सोल्व कर लेना है। एंड उसी टाइम पे फिर जैसे केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसी टाइम पे आपको फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट टॉपिक तो इस क्लास में होगा तो वो होगा ही, उसके साथ आप ये वाला चैप्टर भी अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। एंड कोई बच्चे एलेंस वगैरह से तो वो हैंडबुक आती है ना, जिसमें शॉर्ट नोट्स वगैरह लिखे हुए होते हैं, तो आप उसको भी रिवाइज कर सकते हो, वो एक शॉर्ट नोट्स मान सकते हो और आप उसको भी रिवाइज कर सकते हो। जो टॉपिक हो रहे हैं उसके साथ ये करना है, जिससे क्या होगा कि आपके ऊपर रिवीजन का लोड नहीं रहेगा। एक तो बायो तो आप कर लोगे, जो सॉलिड टॉपिक जो वीक थे वो भी कवर कर लिए, और रिवाइज आप करते रहना ही है। एंड केमिस्ट्री और बायो जो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का ये सीन था कि पीछे वाले टॉपिक के फिर क्वेश्चन नहीं बनते, तो आप रिवाइज करते रहोगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा एंड उस टॉपिक के भी क्वेश्चन होते रहेंगे। तो गाइस ऐसे आपको पेपर एनालिसिस करना है और कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि मेरे नंबर नहीं आएंगे, एक टेस्ट में नहीं आए कोई बात नहीं, नेक्स्ट में आएंगे। हमेशा मोटिवेटेड रहना है, और आप मोटिवेटेड रहोगे। आप सोचना कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, एक सिंगल रीजन तो होना चाहिए ना कि नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तो आप वो एक सिंगल रीजन भी मत रखो अपने अंदर। सिलेक्शन तभी नहीं होता है जब अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं बता रही हूँ ना आपको करना क्या है, वो कीजिए, आपके 100% मार्क्स इंप्रूव होंगे, बहुत अच्छे से इंप्रूव होंगे। तो गाइस ऐसे आपको पेपर एनालिसिस करना, और आपको कोई भी डाउट आए, सिंगल छोटा से छोटा डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए और बताइए कि दीदी मेरे को ये डाउट आ रहा है, क्या करूँ मैं। हर एक बच्चे का मैं प्रॉपर सॉल्यूशन देती हूँ जैसे मेरे को टाइम मिलता है। टाइम जब भी मैं कोई क्लास वगैरह जाती हूँ उस टाइम पे, या क्लास में लेक्चर जब चल रहा होता है तो कोई कुछ और काम हो रहा है, मतलब अटेंडेंस वगैरह हो रही है, उस टाइम पे भी मैं आपके जो सॉल्यूशन, आप जो क्वेश्चन पूछते हो उनके आंसर देती हूँ। एक सिंगल बच्चे का ऐसा नहीं है कि मैंने रिप्लाई नहीं किया।